नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए तो वैसे बहुत सारे फंड हैं और हर फंड के अपने अपने फायदे भी हैं, पर आज हम आपको बताने वाले हैं हाइब्रिड फंड के बारे में, जिसके जरिए आप एक साथ कई एसेट क्लास में निवेश कर सकते हैं और इसके जरिए आपको डेट और इक्विटी का अलग अलग एक्सपोजर भी मिलता है। तो गिरते बाजार में क्या हाइब्रिड फंड से फायदा होगा, इस पर करने वाले हैं खास चर्चा। हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट्स आज हैं। हमारे साथ ऑप्टिमम मनी के एमडी पंकज मठपाल हैं और 361 एसेट के सीईओ राघव अयंगर है। पंकज जी और राघव जी, आप दोनों का बहुत स्वागत है मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। आज हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एसेट क्लास की बात करने वाले हैं और बहुत ही एक सही समय पर भी करने वाले हैं। इसलिए राघव सर, मैं सबसे पहले आपसे समझना चाहती हूँ, जब हम हाइब्रिड कैटेगरी की बात कर रहे हैं, कीपिंग इन माइंड अभी जैसे मार्केट कंडीशंस हैं, हर कोई चाह रहा है कि इस बाज़ार में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा भी मिले, लेकिन जो कुछ इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने थोड़ा सा लूज़ किया है, उनके मन में घबराहट है कि अब क्या करें। थोड़ा फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एक एसेट एलोकेशन, एक मार्केट के जो कंडीशंस अभी बन रहे हैं, उसके हिसाब से अभी क्या सही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए एक इन्वेस्टर की? नमस्ते स्वाति जी एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इन्वेस्टमेंट में आपका एसेट एलोकेशन होना चाहिए। और एसेट एलोकेशन ऐसी चीज़ है कि आप एक साथ पूरे एक एक एसेट में ज़्यादा पैसा आपके रिस्क के हिसाब से डालेंगे। आजकल क्या हो गया, लास्ट 3-4 साल में वी हैव सीन मार्केट्स बीइंग वेरी वेरी इन अ सिमिलर गोइंग अप ओनली, नोबडी हैज सीन अ फॉल। ठीक है, ये लास्ट 1-2 हफ्ते में थोड़ा बहुत गिरावट हुआ है, बट नोबडी हैज सीन अ डीप फॉल। सो द बेस्ट थिंग, द सबसे अच्छा चीज़ है कि आप जैसे गाड़ी 4 पहियों में चलती है, यू हैव टू हैव इन्वेस्टमेंट इन वेरियस एसेट क्लासेस। तो इंडिया में 3-4 बड़े एसेट क्लास है आज के ज़माने में। आज भी मोस्ट ऑफ आवर सेविंग्स इज गोइंग इनटू रियल एस्टेट टुडे, एंड दैट इज मोर ऑफ अ कंजम्पशन एसेट। दैट इज़ व्हाई एसेट एलोकेशन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक बहुत ही यूज़फुल तरीका है जहाँ पे आपका एसेट एलोकेशन हो सकता है, इज़ थ्रू हाइब्रिड फंड्स। हाइब्रिड बहुत सिंपल है। आई मीन हाइब्रिड आजकल बहुत गाड़ी में चर्चा होती है, तो आप देखोगे हाइब्रिड इज़ द न्यू टॉप सेलिंग वेरिएंट इन मेनी कार मॉडल्स, राइट? हाइब्रिड क्या कैसे बोला जाता है? बेसिकली अगर आप एक गाड़ी लेंगे तो यू हैव अ हाइब्रिड मॉडल व्हिच इज़ गिविंग यू अ पेट्रोल इंजन एंड आल्सो एन इलेक्ट्रिक एबिलिटी टू मूव इन with using petrol or diesel or electric, right? और the combination of this आपका माइलेज बहुत बढ़ता है। आपको देखा जाएगा all the advertisements in cars today talk about extra mileage. The same logic works in the mutual fund space also. Hybrid fund ऐसी चीज है जहाँ पे एक ऐसी स्कीम है where you can put money in equity and in debt. अभी 2023 में the government of India changed the taxation rules for debt investment. So post-tax returns in debt mutual funds are not as attractive as they were before 1/4/2023. हाइब्रिड एक तरीका है जहाँ पे आपका पोस्ट टैक्स रिटर्न ठीक ठाक हो सकता है, क्योंकि आप एक टोटल स्कीम में डाल रहे हो जहाँ पे आपका अभी 2024 बजट में इफ यू हैव मोर देन 36% इन इक्विटी, 36 to 65%, आप 2 साल रखोगे तो आपका टोटल टैक्स 12.5% प्लस सरचार्ज आ जाता है। तो आपका जो डेट पोर्शन है वो भी थोड़ा कम टैक्स पे टैक्स होता है और इक्विटी इक्विटी भी होती है। ऑफ कोर्स द ब्यूटी ऑफ दिस सिस्टम इज दैट जैसे अभी लास्ट 5-6 हफ्ते से थोड़ा मार्केट इज बीन वेरी वॉलेटाइल व्हिच इज अ फैक्ट ऑफ इक्विटी मार्केट। अभी आज की बात नहीं है, ये बहुत टाइम से चल रहा है। आई मीन इफ यू ट्रैक इक्विटी मार्केट्स लास्ट 15-20 ईयर्स, देयर हैव बीन मेनी मेनी इंस्टेंसेस जहाँ पे महीने में 5-6% ऊपर नीचे हो जाता है। It has not been seen in the last 6-8 months because of various good things that have happened to the country. The regulator has done a fantastic job of, making sure that the markets are working very efficiently. But equity का एक फीचर ही है जहाँ पे आपका ऊपर नीचे होता है, इसलिए इक्विटी इज सीन टू बी अ बिट लिटिल मोर रिस्की। डेट इज नॉट सीन टू बी दैट रिस्की, स्पेशली आप हाईली रेटेड डेट इंस्ट्रूमेंट्स लोगे, जी सेक्स लोगे, वो आपका एक फिक्स्ड रिटर्न टाइप हो जाता है वहाँ पे। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक्चुअली इन सम सेंस प्रोटेक्ट्स योर डाउन साइड। मतलब अगर मार्केट जोर से नीचे गिरा तो योर एबिलिटी फॉर योर पोर्टफोलियो टू विथस्टैंड दैट इज मच मच बेटर देन अ प्योर इक्विटी और फंड। इसलिए हाइब्रिड का आजकल इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट व्हीकल्स, स्पेशली फॉर पीपल जो नए नए आ रहे हैं मार्केट में। They should come into hybrid funds. People who have a slightly shorter नीड, आई मीन जिसको अभी 3-4-5 साल में पैसे चाहिए,
जो आदमी थोड़ा वरीड है about market today, worried about negative returns, I think the first place that one should start thinking about is hybrid funds. Because it has this, ये दोनों का कॉम्बिनेशन आता है, वहाँ पे आपका इक्विटी भी है, डेट भी है। इक्विटी वॉलेटाइल रहता है बट लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा फायदा देता है। डेट इज मोर इन दैट सेंस सेक्युलर, आपका नॉर्मली एक फिक्स्ड रिटर्न आते रहते हैं वहाँ पे, बिकॉज ऑफ द अंडरलाइंग टाइप ऑफ रिटर्न्स, एंड उतना वॉलेटिलिटी नहीं है जितना इक्विटी का होता है। एब्सोल्युटली। तो राघव जी ने जैसा बताया कि अभी जो एक हाइब्रिड फंड है, बिकॉज उसका जो एसेट एलोकेशन एक्सपोजर ही कुछ ऐसा है कि इक्विटी भी आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर रहे हैं, एक ही फंड के थ्रू आप डेट भी कर रहे हैं, कुछ हाइब्रिड फंड में आपको गोल्ड का एक्सपोजर भी मिलता है, रीट्स, इनविट्स, क्या नहीं है हाइब्रिड फंड के इस वर्ल्ड में आप सबके लिए। इसलिए इस पर चर्चा करना बेहद ज़रूरी है। पंकज जी, जैसा राघव जी ने बताया उसी को आगे बढ़ाते हुए, नॉट ओनली विद यू राघव जी, जैसा हम एम्फी के डेटा को भी देखते हैं, हाइब्रिड सीम्स टू बी द न्यू डार्लिंग ऑफ होल विद इन ऑल द एसेट क्लासेस ऑल्सो। और जिस तरीके से हमने ये भी देखा है कि जो इन्वेस्टर्स का जो झुकाव है वो कैसे हाइब्रिड फंड्स की तरफ बढ़ा है। हम जो सितंबर का जो डेटा अभी आया उस पर एक नज़र दौड़ाएं तो विद इन हाइब्रिड स्पेस मल्टी एसेट एलोकेशन बीइंग द टॉप मोस्ट गेनर, वो लगभग 4000 करोड़ का यहाँ पर हमें एक इन्फ्लो देखने को मिला। फिर इक्विटी सेविंग्स था, फिर बैलेंस एडवांटेज फंड है, ये एक और बहुत ही अच्छा एक बहुत पॉपुलर हाइब्रिड फंड है जिसमें काफ़ी अच्छा निवेश आया है। ये सिर्फ सितंबर के आंकड़े हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं। देन ऑफ कोर्स उसकी और भी कई कैटेगरीज होती है, जैसे बैलेंस हाइब्रिड हो गया, आर्बिट्राज है, कंजर्वेटिव हाइब्रिड हो गया। हालांकि आर्बिट्राज और कंजर्वेटिव हाइब्रिड में सितंबर के मंथ में आउटफ्लो हुआ था, निकासी हुई थी। वही पंकज जी, जब हम क्वार्टरली अगर डेटा देखते हैं फ्रॉम जुलाई टू सितंबर, अगेन मल्टी एसेट एलोकेशन जो है इट कम्स आउट एज अ विनर विद 10,000 करोड़ ऑफ नेट इनफ्लो। फिर आर्बिट्राज, क्योंकि पिछले महीने हमने आर्बिट्राज में या उससे पहले आर्बिट्राज में काफ़ी अच्छे पैसे आते हुए देखे थे। बैलेंस एडवांटेज फंड अगेन जिसमें काफ़ी अच्छे पैसे आए। इक्विटी सेविंग्स फंड 5,000 प्लस करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ ये भी काफ़ी टॉप परफॉर्मिंग रहा है। अगर हम समझें इन कैटेगरीज को विद इन हाइब्रिड, मल्टी एसेट जो है, जो अभी एट द मोमेंट जो हम चर्चा कर रहे हैं, हाइब्रिड कैसे एक सही एसेट एलोकेशन प्रदान करता है आपके पोर्टफोलियो को, मल्टी एसेट एलोकेशन कैसे इस मार्केट में सहारा बन सकता है? स्वाति जी नमस्कार, राघव जी नमस्कार। स्वाति जी देखिए, राघव जी ने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कैसे पोर्टफोलियो में अलग अलग एसेट क्लास की इंपॉर्टेंस है। अब वैसे हम हाइब्रिड ये कहने के लिए एक कैटेगरी है, बट इस कैटेगरी में अगर देखा जाए तो मल्टीपल कैटेगरीज हैं। आर्बिट्राज की भी अगर हम बात करें उसको जोड़कर तो 7 तरह के फंड्स इसमें हो सकते हैं। लेकिन जो ज्यादातर फंड्स हैं, मतलब आर्बिट्राज तो खैर एक अलग चीज हो गई, बट हम कंजर्वेटिव हाइब्रिड से लेकर अग्रेसिव तक की बात करें तो सब में इक्विटी और डेट 2 एसेट क्लास होते हैं, उनकी मात्रा कम और ज्यादा हो सकती है। लेकिन जैसा आपने कहा, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें इक्विटी और डेट के अलावा आपको गोल्ड भी मिलता है, और कुछ फंड्स में आपको गोल्ड के अलावा सिल्वर और रीट्स भी मिल सकता है। तो यानी कि एक ही फंड के जरिए आपको मल्टीपल एसेट क्लासेस का बेनिफिट मिल सकता है। और देखिए, क्योंकि हम जानते हैं कि जब निवेश करते हैं तो रिटर्न्स वहां पर मिलने चाहिए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही। उसके अलावा रिस्क को मैनेज करना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे में ऐसे निवेशक जो अपने पोर्टफोलियो में एक ही स्कीम के जरिए चाहते हो कि रिटर्न्स भी मिल सके, अलग अलग टाइम पर जिस हिसाब से मार्केट परफॉर्म कर रहा हो उस हिसाब से एसेट क्लास की जो मात्रा है वो कम और ज्यादा हो, एलोकेशन में बदलाव भी है पोर्टफोलियो में, तो ऐसे में मल्टी एसेट एलोकेशन फंड भी अच्छी चॉइस हो सकती है, क्योंकि इसमें आपको एक ही फंड के जरिए इक्विटी, डेट, गोल्ड इत्यादि मिल जाता है। और क्योंकि हमने गोल्ड में अच्छी तेजी देखी, जो आपने एक एमफी का डेटा भी बताया कि लोगों का रुझान बढ़ा है इस तरफ, उसकी एक खास वजह यह भी है कि इक्विटी में भी रैली हुई, डेट ने भी अच्छा परफॉर्म किया, और साथ ही साथ हमने देखा कि गोल्ड ने भी बेहतरीन रिटर्न्स दिए हैं। तो जिसको देखते हुए इन्वेस्टर्स ने सोचा कि एक फंड के जरिए क्यों ना सभी चीजों का फायदा उठाया जाए, तो इसके लिए इसमें इंटरेस्ट बढ़ा। मुझे लगता है कि अधिक से अधिक इन्वेस्टर्स को अपने पोर्टफोलियो में
हाइब्रिड फंड्स को इंक्लूड करना चाहिए? बिल्कुल। और राघव जी, इनफैक्ट जब आपने टैक्सेशन की यहाँ पर बात की, उसमें मल्टी एसेट एलोकेशन के बारे में समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये एक ऐसा फंड है विद इन ऑल द हाइब्रिड कैटेगरी जिसमें सबसे ज़्यादा बदलाव होने के चांसेस रहे हैं व्हेन इट कम्स टू टैक्सेशन चेंज, क्योंकि इसमें बहुत सारे फंड्स हैं जो कि 65% से ज़्यादा इक्विटी का इस्तेमाल करते हैं, कुछ फंड्स हैं जो 65% से कम इक्विटी का इस्तेमाल करते हैं। सर, टैक्सेशन के लिहाज से अगर समझें तो एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड वेयर डज इट स्टैंड एट दिस मोमेंट? कैसे समझे एक इन्वेस्टर इसको? नहीं, अभी अर्लियर टू पहले स्वाति दी बजट वाज अ लिटिल मोर, द टैक्सेशन थोड़ा और कॉम्प्लेक्स था. सो इफ यू हैड अ 36% और 40% इक्विटी एंड रिमेनिंग अदर एसेट्स, you would be charged at 20% capital gains with indexation benefit करके होता था, which is nothing. Indexation is nothing but जो जिसका आपका inflation, उससे आपका वो वैल्यू बढ़ता था वहाँ पे. टुडे इन द न्यू टैक्स रेजिम एक्चुअली गवर्नमेंट हैज सिंप्लीफाइड द एंटायर कैपिटल गेन्स, काफ़ी सिंपल कर दिया अक्रॉस एसेट क्लासेस, ये नॉट ओनली फॉर मल्टी एसेट. तो ये तो अभी बहुत सिंपल हो गया है कि एनीथिंग बिटवीन 36% इक्विटी एंड 65% इक्विटी आप 2 साल के लिए रखोगे तो आपका 12.5% टैक्स होगा, प्लस सरचार्ज जो भी होगा उस टाइम पे. तो ये ओनली डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड अदर देन इक्विटी समझो 36% ऊपर वाला, 65% के ऊपर इक्विटी एंड 36 to 65% वाला इक्विटी स्कीम में आपका टाइम ऑफ होल्डिंग पीरियड इज स्लाइटली मोर. आपका इक्विटी में 1 साल प्लस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाता है, यहाँ पे 2 साल आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल माना जाता है. इनफैक्ट वो 2 साल अभी सब एसेट के लिए हो गए, इंक्लूडिंग रियल एस्टेट, अनलिस्टेड इक्विटी. तो आपका अभी एक लाइन हो गया इन्वेस्टर के लिए, क्या एनीथिंग रियल एस्टेट और इवन मल्टी एसेट फंड्स, मिनिमम 2 years यू शुड होल्ड फ्रॉम द डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर यू टू गेट द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बेनिफिट, जो काफ़ी बेनिफिट है. अगर आप सोचो तो इफ समवन इज अर्निंग 30%, इफ समवन इज पेइंग 30% टैक्स, अगर आप 2 साल के ऊपर रखकर होल्ड करोगे तो आपका टैक्स सीधा 12.5% फ्लो रेट पे आता है सरचार्ज के बाद. ऑफकोर्स 65% के ऊपर आप होल्ड करोगे तो आपका टैक्स रेट उतना ही रहेगा 12.5%, बट आपका पीरियड ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 साल से 1 साल हो जाते हैं, और कुछ फर्क नहीं है. और जैसे पंकज जी ने बताया, मल्टी एसेट थोड़ा सा एक वन स्टॉप शॉप है, वन स्टॉप सोल्यूशन है. इट इज द अल्टीमेट डिपार्टमेंट स्टोर फॉर ऑल योर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स, बिकॉज आप एक फंड के जरिए आप यू कैन बाय इक्विटी, यू कैन बाय डेट, यू कैन बाय गोल्ड, यू कैन बाय सिल्वर, आप इन्वेस्ट कर सकते हो, आप रीड कर सकते हो जो रियल एस्टेट में डालता है, एंड लास्टली यू कैन बाय इवन फॉरेन इक्विटीज. प्रोविजन है काफ़ी लोग का ऑफर डॉक्यूमेंट में, अभी थोड़ा लिमिट है नहीं अभी इंडस्ट्री में, बट अगर एक टाइम पे लिमिट खुल जाता है तो यू कैन इवन बाय दिस. तो मैनी पीपल आर देयर स्वाति जो बोलते हैं यार मुझे टाइम नहीं है टू गेट इन टू पुटिंग एक्स अमाउंट इन टू इक्विटी, वाई अमाउंट इन टू डेट और गोल्ड और इक्विटी, मुझे एक जगह डाल देने वेयर the fund manager can decide, the fund house can decide what should be the equity, debt, gold, silver allocation, and let it be there for a more longer period of time. So this is a very interesting asset class. In fact, I think it is a very popular asset class. आप दुनिया में देखोगे तो even the very very rich high net worth people जो खुद अपने आप कर सकते हैं ये सब asset allocation, they also prefer to go through multi asset funds because एक साथ solution मिल जाता है, and it is also done in a very tax efficient manner and cost effective manner. और इसमें मैं वेरी क्विकली पंकज जी आपसे जानना चाहती हूँ कि फंड मैनेजर के पास क्योंकि फ्रीडम है कि वो डिसाइड करे इक्विटी एलोकेशन कितना रखना है एट द मोमेंट, कौन से टैक्सेशन कैटेगरी में ज़्यादा फंड्स हैं? इज इट मोर टूवर्ड 65% प्लस इक्विटी या फिर डेट में ज़्यादा है? अगर थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर पाएँ संक्षिप्त में. स्वाति देखिए, ऐसा है कि जो सेबी की गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग आपका मिनिमम एलोकेशन जो है ईच एसेट क्लास में 10% होना चाहिए, यानी कि 3 एसेट क्लास मिनिमम होनी चाहिए और मिनिमम 10% एलोकेशन होना चाहिए. लेकिन यहाँ पर ये ऐसा नहीं कि फंड मैनेजर्स अपने हिसाब से टाइम पर चेंज करेंगे. यूजुअली क्या होता है कि आपके जो एसआईडी है, स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट है, उसके अकॉर्डिंग ये पहले से डिफाइंड होता है. तो अधिकतर फंड्स ऐसे हैं जहां पर इक्विटी एलोकेशन 65% या उससे ज्यादा है. लेकिन कुछ फंड्स हैं, जैसे बात करूं उदाहरण के तौर पर व्हाइट ओक कैपिटल मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, तो यहां पर उन्होंने डिसाइड किया हुआ है कि इक्विटी एलोकेशन जो होगा वो 40% टू 60% होगा.
ऐसे ही यदि हम बात करें क्वांट मल्टी एसेट फंड की, तो यहां पर भी इक्विटी एलोकेशन 65% से कम है। तो यानी कि बहुत कम फंड्स हैं, लेकिन ऐसे हैं जहां पर इक्विटी एलोकेशन आपका 65% को क्रॉस नहीं करेगा। और उससे ये होगा कि हालांकि टैक्स की बात करें तो बस यही अंतर है कि जहां पर इक्विटी एलोकेशन 65% या उससे अधिक है, वहां पर 1 साल के बाद आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो जाएगा वो। और बाकी जहां पर 65% से कम है, वहां पर वो फंड आपका 2 साल के बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के लिए क्वालिफाई करेगा। यही फर्क होगा। और दूसरी बात, आपके आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इक्विटी एलोकेशन 65% अधिक रखना है, ऐसा फंड चाहिए, या जहां पर थोड़ा कम इक्विटी हो वो फंड आपको चाहिए। तो आपके पास दोनों चॉइसेस अवेलेबल हैं। बिल्कुल, तो पंकज जी ने, हमारे एक्सपर्ट ने आपके लिए आसान भी कर दिया ये चुनना कि आपको ज़्यादा इक्विटी एलोकेशन वाला मल्टी एसेट चाहिए या फिर मोर ऑफ डेट एक्सपोजर वाला मल्टी एसेट एलोकेशन चाहिए। बाकी आप एक समझदार और एक जानकार निवेशक तो हैं ही। किसी भी फंड का जो स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट होता है, जिसको एसआईडी कहते हैं, आप उसकी साइट पे जाइए, मिल जाएगा। वहाँ पर आपको एलोकेशन मिल जाएगी जो आपका प्रोफाइल से मैच करता है, वैसा आप मल्टी एसेट एलोकेशन फंड चूज भी कर सकते हैं। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद बैलेंस एडवांटेज फंड, इक्विटी सेविंग फंड्स, ये कितने अलग हैं, इन पर रहेगी चर्चा थोड़ी देर में। हाइब्रिड फंड का फंडा समझ रहे हैं। आज हम कौन सा हाइब्रिड फंड आपके लिए सही, इस पर चल रही है खास चर्चा। मल्टी एसेट एलोकेशन पर हमने बात की डिटेल में। अब बैलेंस एडवांटेज फंड, इक्विटी सेविंग फंड्स की भी बात करते हैं। हमारे साथ तो खास एक्सपर्ट्स हैं 361 एसेट के सीईओ राघव अयंगर और साथ ही ऑप्टिमम मनी के एमडी पंकज मटपाल। राघव सर, डेफिनेटली नंबर्स के लिहाज से तो मल्टी एसेट काफ़ी ऊपर है, पर अगर लोगों के मन के हिसाब से बोले, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ विद इन हाइब्रिड कैटेगरी, वो बैलेंस एडवांटेज फंड रहा। जब भी हाइब्रिड फंड की बात होती है, लोग कहते हैं बैलेंस एडवांटेज, क्योंकि नाम में इतना बैलेंस है, लोगों को लगता है कि ये उनके पोर्टफोलियो में काफ़ी अच्छा बैलेंस लाएगा। क्या खासियत है अभी इसकी करंट मार्केट में? नहीं, बहुत बहुत खासियत है स्वाति, बिकॉज जिसको वॉलेटिलिटी पसंद नहीं है, इक्विटी मार्केट्स को उतर चढ़ाव से उनको थोड़ा तकलीफ होता है, या दे आर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स बाय नेचर, रिस्क एपेटाइट उनका थोड़ा कम है, दे शुड कम इनटू बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। इनफैक्ट आई कॉल दिस द, आई मेरे लिए तो ये एंट्री लेवल फंड है। अगर म्यूचुअल फंड में पहला स्कीम खरीदना चाहिए तो यू शुड इन्वेस्ट इन बैलेंस्ड एडवांटेज फंड or any hybrid fund, right? I think that's the first rule that I would tell anybody, family, friend, irrespective of where the market is, जो भी चल रहा है, आप इसमें you can put in money at any point of time because fund manager is able to आपका equity allocation plus minus कर सकते हैं। वो scheme information document जो SID है, जो पंकज जी बात कर रहे थे, that gives you enough flexibility to keep moving the equities positively or negatively depending on the view, the market, the valuations, etc., etc. सो इट इज़ अ वेरी पॉपुलर कैटेगरी, जैसे आपने एग्जैक्टली बोला, बैलेंस्ड जो चीज़ है वो बिल्कुल नाम से ही आ जाता है। एंड ऑफ कोर्स ये इसमें एक ही है कि अनलाइक मल्टी एसेट फंड जो हम पहले बात कर रहे थे 5 मिनट पहले, दिस इन्वेस्ट ओनली इन डेट एंड इक्विटी। तो ये खाली डेट और इक्विटी में इन्वेस्ट करता है। इक्विटी एलोकेशन ऊपर नीचे जाता है, जो बाकी डिफरेंस है वो डेट में चले जाता है। दैट्स द बिग डिफरेंस। ऑफ कोर्स वहाँ पे भी देर आर 2 or 3 टाइप्स ऑफ बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स। देयर आर मोस्टली पीपल यूज बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स फॉर equity taxation purpose. So typically minimum 65% is kept in equity and balance is in fixed income debt. So again, same logic. Asset allocation very important for an investor. Ideally you should have some money in debt, some money in equity, because when equity market is volatile, short term में predict करना मुश्किल है, इनका लेवल किधर जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, टू मेनी फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट इन शॉर्ट टर्म। सो टू प्रोटेक्ट फॉर दैट, थोड़ा आपका स्कीम में अगर डेट होगा तो थोड़ा गाड़ी में जैसे शॉक अब्जॉर्बर होता है, इट इज सिमिलर टू दैट, टू द रिटर्न, थोड़ा शॉक अब्जॉर्ब कर लेता है एज अ बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। एंड यस, आई थिंक टुडे लास्ट 1-1.5 साल में ऑब्वियसली द मल्टी एसेट कैटेगरी हैज डन वेरी वेल। जैसे पंकज जी ने बताया, इट हैज ऑल द एसेट क्लासेस एंड फॉर्चुनेटली ऑल द एसेट क्लासेस हैव डन वेल। Balanced advantage, but I think is yet today the largest hybrid category in the industry. आप balanced hybrid category में पांच सब ऑप्शंस है आपके लिए। एक बैलेंस्ड हाइब्रिड है, एक बैलेंस्ड एडवांटेज है, एक एग्रेसिव हाइब्रिड है, एक आर्बिट्राज है, कंजर्वेटिव हाइब्रिड है। बट अगर आप इनके टोटल करोगे
the total AUM, the largest portion is towards balanced advantage fund. So very, very popular category, very, very good entry level category for new investors, a very good category for people who have slightly risk appetite थोड़े कम है. बिल्कुल। तो बैलेंस एडवांटेज एक एंट्री लेवल फंड, जैसा कि राकेश जी कह रहे हैं कि आप एक नए निवेशक भी है तो एक बहुत ही सिंपल इजी टू इन्वेस्ट फंड आपके लिए बैलेंस एडवांटेज फंड निकल कर आता है। इक्विटी सेविंग्स, ये जैसा नाम कह रहा है इक्विटी सेविंग्स फंड, क्योंकि ये भी एक हाइब्रिड फंड की कैटेगरी में फंड आता है। पंकज जी, ये कितना अलग है फंड, इसमें क्या क्या एलोकेशन होता है, इसकी खासियत क्या है, कैसे समझे इसको, अगर हम डिफरेंस के तौर पर एज कंपेयर टू मल्टी एसेट यहाँ पे बैलेंस एडवांटेज समझे तो? देखिए, अगर बैलेंस एडवांटेज फंड की हम बात कर रहे हैं तो राघव जी ने पूरा क्लियर किया। इक्विटी सेविंग्स फंड की अगर हम बात करें तो इक्विटी सेविंग्स फंड बेसिकली एक ऐसी कैटेगरी है जहां पर मिनिमम एलोकेशन डेट में जो है वो 10% रखना होता है। बाकी का जो है इसमें इक्विटी और आर्बिट्राज होता है। तो इन्वेस्टर्स जो अपने पोर्टफोलियो में उतार चढ़ाव का जोखिम नहीं चाहते, लेकिन साथ में ये भी चाहते हैं कि जो टैक्स है वो आपको कम लगे, तो इक्विटी का टैक्सेशन आपको इक्विटी सेविंग्स फंड देता है। और क्योंकि यहां पर आर्बिट्राज है तो जोखिम जो आपके उतार चढ़ाव की बात हम करते हैं इक्विटी की, वो यहां पर नहीं दिखाई देगी, कम होगी। तो ऐसे इन्वेस्टर जो पैसा पार्क करना चाहते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, उनके लिए बहुत ही अच्छी चॉइस है। और एक साल के बाद में यदि आप रिडीम करते हैं यूनिट्स को तो यहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल होता है, जो कि 12.5% के हिसाब से होगा। और यदि आप एक साल के अंदर आपको रिडीम करना पड़ता है तो फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है इक्विटी पर वो 20% है। तो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड एक अच्छी चॉइस होती थी, लेकिन क्योंकि टैक्स के हिसाब से अब वो बहुत अट्रैक्टिव नहीं रह गई है, क्योंकि आपको जैसे कि एफडी पर टैक्स लगता है वैसे ही टैक्स वहां पर पे करना होता है, या फिर डेट म्यूचुअल फंड के हिसाब से जो टैक्स होता है। तो इसके लिए इन्वेस्टर्स का जो रुझान है वो इक्विटी सेविंग्स फंड में ज्यादा बढ़ा है। एब्सोल्युटली। तो ये भी एक पसंदीदा हाइब्रिड फंड में शामिल रहा है इक्विटी सेविंग्स फंड। राघव जी, एक बात बताइए कि क्योंकि विद इन हाइब्रिड कैटेगरीज इतने सारे फंड हैं, क्या एक निवेशक कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि उनके लिए कौन सा हाइब्रिड फंड अच्छा है? एक हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट करने से पहले एक निवेशक को देखना क्या है, अपनी सूटेबिलिटी कैसे डिसाइड करें? ये बहुत अच्छी क्वेश्चन है स्वाति जी. आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एज आई सेड हाइब्रिड में 5 कैटेगरी है. वॉलेटिलिटी के हिसाब से सबसे कम वॉलेटिलिटी आर्बिट्राज फंड में होता है. उसका सेकंड है कंजर्वेटिव हाइब्रिड, जो नॉर्मली 25-30% इक्विटी में डालते हैं. उसके बाद आता है इक्विटी सेविंग, जहाँ पे आपका 40-65% इज इन इक्विटीज एंड रिमेनिंग इज इन आर्बिट्राज. तो वहाँ पे भी वॉलेटिलिटी इज लिटिल लेस. देन ऑफ कोर्स बिटवीन बैलेंस्ड एडवांटेज एंड मल्टी एसेट, डिपेंडिंग, जैसे पंकज जी ने बताया, देयर इज अ डेट वर्जन वेयर द इक्विटी एलोकेशन इज लिटिल लेस, पर वहाँ पे साल टैक्सेशन आपको 2 साल लॉन्ग टर्म पाने के लिए आपको 2 साल रुकना पड़ेगा. जहाँ इक्विटी टैक्सेशन है आपको 1 साल रुकना पड़ेगा. दैट्स दैट मिनिमम फॉर गेटिंग द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स. इन दोनों में ऑब्वियसली थोड़ा बहुत देयर इज सम वॉलेटिलिटी. मल्टी एसेट में थोड़ा कम हो सकता है, बिकॉज इट इज पुटिंग मनी इनटू गोल्ड, सिल्वर एंड अदर कमोडिटीज एंड अदर थिंग्स लाइक इनवेट्स इन रीच, जहाँ पे थोड़ा स्टेबिलिटी ऑफ रिटर्न हो सकता है. So that is the first 5 ladder approach. I think 5 point approach आप देखोगे तो ऐसे it goes like this. I would say also ulta. So the longer you have money for, you should start with multi-asset, then obviously aggressive hybrid, balanced hybrid, and then come down. अगर आपका बहुत short term पैसा है तो obviously equity savings या arbitrage में आप invest कर सकते हो. So एक side पे हुआ आपका risk, दूसरे side पे हुआ आपका time. So these two things आपको marry करना पड़ेगा जब आप invest कर रहे हो. So ideally if someone is coming into, मैं तो बोलता हूँ equity में आज के ज़माने में anyone who's coming in should have at least a 5-year outlook, because एक cycle देखने के लिए 3 से 5 से 6 साल लगते हैं. And ये ऊपर नीचे बहुत ऊपर, that is will make sure that equity has been proved in not only in India, any other market, that जितना आप लंबे समय के लिए रखते हो, that is in your interest. But if you don't have that kind of horizon, then you should come into hybrid funds. और उसमें भी अगर आप बहुत short term में जाने चाहते हो तो obviously arbitrage, equity saving is an interesting option. थोड़ा medium term रख सकते हो तो obviously balanced hybrid या aggressive hybrid या balanced advantage या multi asset, ये options आपके पास है.
So मोटा मोटा this is the broad advice I would give, but please, I think in every investor is unique. हर investor unique होता है. मुझे जो पसंद है आपको पसंद नहीं होगा, आपको जो ठीक लगता है पंकज जी को ठीक नहीं लगेगा. So it's better to always consult a financial partner before you take any decision, because they will be able to help you in today's world. एब्सोल्युटली। तो ये एक बहुत ही अप्रोच है, सिस्टमैटिक अप्रोच है जब आप हाइब्रिड फंड चुनने के लिए जाते हैं। बहुत अच्छे से राघव सर ने समझाया। थैंक यू सो मच राघव जी, थैंक यू सो मच पंकज जी, आप हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में शामिल हुए। बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके। और साथ ही मनी गुरु के भी आज के इस शो में बस इतना ही। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए जी बिजनेस।